अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। प्रोग्राम में आज जिन अहम खबरों पर बात होने जा रही है, सबसे पहले एक नज़र उस पर डालते हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत, फ़ायदा या नुकसान? भारतीय आबी दहशतगर्दी, सफारती यलगार, शिकस्त का भी इकरार। शाबाश अरशद नदीम, एक बार फिर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। तो नाज़रीन, ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं पंजाब के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, जो कि सीनियर तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और शहर कायद कराची से हमारे साथ सायरा बानो मौजूद हैं, जो कि एक सियासी रहनुमा हैं। और शहर इक़्तिदार से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर बरलास साहब, कॉलम निगार भी हैं। तो बिला ताख़ीर आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज जिस अहम सेगमेंट में, सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं, ये वो इम्पॉर्टेंट कॉल है जो दी गई हुई है। तो क्या तहरीक इंसाफ की कॉल अरशद नदीम की फतह के जश्न में बदल चुकी है? तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल मौसर हिकमत अमली और यकजहती के कहत का शिकार तो नहीं? कहीं वफ्द की मुलाकात ना होने को ब्रेक थ्रू होना करार दिया जा रहा है, तो कहीं उसे खुशखबरी के लिए रोकने से तशबीह दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, तो वहीं नईम पंजोता मुखालिफ हलकों से पहले ही इस खबर को झूठ करार दे रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ को एहतजाजी धमकी से फ़ायदा पहुंचाएगी या फिर नुकसान पहुंचाएगी? मैं चाहती हूं कि सबसे पहले मज़हर बरलास साहब से इस पर उनकी राय ले लें। बरलास साहब क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, अगर हम पाकिस्तानी सियासत को पे गौर करें तो पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीकें चलती रही हैं। मैं ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करूँगा, लेकिन आप देखिए कि कौमी इत्तेहाद की 77 में तहरीक चली, फिर 83 में MRD की तहरीक चली, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में उनका इस्तकबाल हुआ और वो तहरीक चलाती रहीं, फिर GDA की तहरीकें चलती रहीं, फिर ARD के तहत तहरीक चली, फिर वो तहरीक निजात भी नून लीग की तरफ से चली। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सियासी तहरीकें चलती रही हैं, एहतजाज होते रहे हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं कि वो एहतजाज करने जा रहे हैं। हाँ, पहले उन्होंने एहतजाज किया, उनके एहतजाज को रोका गया। अब मसला ये है कि अब उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जो PTI के बानी चेयरमैन ने बनाई है। अच्छा। कि एक तरफ हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, मज़ाहमत की तहरीक होगी, और दूसरी तरफ हम मफाहमत की बात करेंगे, यानी मुज़ाकरात की बात करेंगे, और हम अदालतों के ज़रिए अपनी रहाइयों को मुमकिन बनाएंगे। तो ये बातें हैं। इसमें अब आपने जो बात अभी बताई है गौहर अली ख़ान की और नईम हैदर पंजोता की, तो देखिए इसमें जो वकील हैं सलमान सफदर, उनका तो मेरा ख्याल है PTI से ताल्लुक़ नहीं, वो वकील हैं। और वो वकील कहते हैं, जो सलमान सफदर खालिस्तन यानी वकालत उनका पेशा है, सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं, वो कहते हैं कि जनाबे वाला जो ही ये केस लगेगा तो ये 20-25 मिनट का काम है, ये फारिग हो जाएगा। तो वो केस अब लग चुका है। जी हाँ, ठीक है, केस लग गया है। और जैसा कि वो खुद से ये फरमा रहे हैं कि 25-30 मिनट की गेम है, चलें देखते हैं कि कितना वक्त लगता है और कितना लग चुका है। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब आपसे भी इस पर राय ले लें। सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं हमें दीवार से लगाया गया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, चल तो ये रहा है कि खिचड़ी पकी हुई है, और वो खिचड़ी इस तरह से पकी हुई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि PTI के अपने अंदर कई तरह के जो ग्रुप्स हैं वो डोमिनेट नज़र आते हैं, और हर एक का बयान दूसरे के बयान से ज़रा मुख्तलिफ होता है, जैसे अभी आपने नईम पंजोता का और अली ज़फ़र का जिक्र किया। दूसरी बात यह है कि देखिए, एहतजाज और मफाहमत के कार्ड दोनों इकट्ठे खेले जा रहे हैं, और साथ साथ एहतजाजी तहरीक की बात भी की जा रही है, और साथ साथ मुज़ाकरात का ऑप्शन भी इख्तियार करने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें से रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? देखिए ना, पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही कहा मज़हर बरलास ने कि पाकिस्तान में तहरीकें तो चलती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की एहतजाजी तहरीकों से हमने आज तक हासिल क्या किया है? सवाए मार्शल लॉ के अलावा, सवाए जमहूरियत को डीरेल करने के अलावा, सवाए एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के हवाले से, यहाँ हमने तो कोई सही तरह से अपोजिशन भी नहीं की किसी भी अपोजिशन में।
तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एहतजाजी सियासत के मुकाबले में मफामत की सियासत का एजेंडा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। आप किसी एक पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी देकर ये नहीं कह सकते कि सारा काम उन्होंने करना है मफामत का, बाकी किसी ने नहीं करना। तो दोनों तरफ से मफामत का कार्ड खेला जाएगा तो चीज आगे चलेगी। और इसी तरीके से एक बात ध्यान में रखें कि पीटीआई को ये अंदाजा लगाना होगा कि जो मज़ामत की सियासत है उसमें जब तक उनके पार्टी का इंटरनल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगा वो किसी बड़ी तहरीक को चलाने की पोजीशन में नहीं आ सकते। इसलिए पहले अपने अंदर के जो ग्रे एरिया है उनको रिजॉल्व करें, उसके बाद वो आगे बढ़ने की बात करेंगे तो बात आगे चल सकेगी। वगरना ये पार्टी जो है इसी तरीके से एक एहतजाजी तहरीक की बात भी करेगी, फिर एहतजाज भी नहीं होगा, तो उससे फिर पार्टी का इम्पैक्ट जो है वो नहीं हो सकेगा। सलमान आबिद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दिया आपने कि एहतजाजी सियासत और ये मुफाहमती सियासत जो है, इस हवाले से आपने जो बात कही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब एक तहरीक की तरफ इशारा कर रही हैं अलीमा खान भी, तो कोई कामयाबी दिखाई दे रही है? ये होगी, नहीं होगी, क्या होगा? मुनीज़े, अलीमा खान की जो आपने बात की है वो तो वाज़ेह कह रही है कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर हल चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की बात करूंगा तो वो कहते हैं कि भारत सीज फायर के बाद सियासी सीज फायर जो है वो भी हो जाना चाहिए। और यार, सियासी सीज फायर इस तरह होता है, सफेद झंडे लहराने से होता है? सीज फायर होता है फायरिंग रोकनी पड़ती है। पीटीआई जो अमेरिका और बरतानिया से फायरिंग कर रही है ना अपने सोशल मीडिया पर, आप उसको रोकें। ये मुनीज़े, ये जो लोग हैं ना सियासी, ये झूठ के सुल्तान है। अच्छा। सच्ची बात ये, अब वो याद आ रहा है ना, क्या था इब्ने इंशा ने कहा था, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सौदाई है, ये बातें झूठी बातें हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आज वकील नईम अदर पंचोता साहब ने कह दिया और नहीं जी ईदों पहले नहीं आ सकता, कल फैसल चौधरी ने कह दिया नहीं जी नहीं ईदों पहले नहीं आ सकता। अब ये दोनों वकील इमरान खान के, ये कुछ लोग इनको बुरा महसूस करना शुरू कर देंगे। अभी डिबेट खुलती है ना, आप मेरे काबिल एहतराम भाई से जरा पूछिएगा, ये बरलास भाईजान से जो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे पूछिएगा, आज हफ्ता है, आज 31 मई है, आज के रोज 4 लाख अवाम बरलास साहब सड़कों पे लेके आएंगे, वो अडियाला जेल जाएंगे। कितने गई 31 मई? आज ये 31 मई। अब ये यू टर्न नया मारेंगे आज कि जनाब वो स्कैटर्ड कर दिया, नई पॉलिसी आ गई। ये तो गेम है सारी मुनीज़े, और कुछ नहीं। सायरा जी, सियासी मैदान में कोई हलचल होती नजर आ रही है आपको? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि खान साहब के वकील ये कह रहे हैं कि रिहाई तो मुमकिन नहीं है और होगी भी नहीं ईद से पहले। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, दिख तो यही रहा है, अभी जो इतनी वो सारी बातें चल रही हैं कि ये बीच में थोड़ी आवाज भी कट हो गई थी, तो उस पार्टी के लिए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन छोड़ा क्या है आप लोगों ने? अभी आपने देखा होगा कि 9 मई की उस पे कारकुनों को 10-10 साल की और एक एमएनए को डी सीट करने के बाद उनको भी सजा में नाम आ गया। फिर आप जो बाकी कैदी हैं उनके साथ देखें तो फिर ऑप्शन रह क्या जाता है? कल भट्ट साहब ने कहा था कुछ सहाफियों के लिए कि इनके बयान को नहीं वो ऑन करते, नहीं मानते, तो फिर पीटीआई का झंडा डीपी पे लगाकर कोई भी कोई बयान दे दे तो फिर उसके ऊपर इतना वावेला क्यों मच जाता है? मुझे ये समझ नहीं आती। तो जाहिर है अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जिस तरीके से जजेस जो उनको बुनियादी हकूक का ही नहीं पता कि अवाम के बुनियादी हकूक क्या है। आप केपीके का इलेक्शन सेनेट का मौखर हुआ हुआ है, आप उनसे रिजर्व सीट ले रहे हैं, फिर आप ये चाहते हैं कि वो बिल बिला कर कि वो रोए भी ना और वो सड़कों पर भी ना आए। ये मुझे समझ नहीं आ रही। भट्ट साहब इस पे रोशनी डाल देंगे अगले सेगमेंट में तो ज्यादा अच्छी बात हो। ठीक है, सायरा जी ने अपनी गुफ्तगू वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया। मैं डिबेट को ओपन करती हूँ और एक बात मैं सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ मैंने सेनेटर अली ज़फ़र का भी हवाला दिया। वो ये कहते हैं कि ना अदलिया से रिलीफ मिल रहा है, ना एग्जीक्यूटिव से रिलीफ मिल रहा है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ मज़हर बरलास साहब की बात कि 31 मई को बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत लोग घरों से बाहर निकलेंगे। मुझे तो आज आते हुए कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बरलास साहब अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ निकले हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। अच्छा जी, पहले तो ये मैं वजाहत कर दूं, भट्ट साहब ने मुझ पे एक इल्ज़ाम लगाया है कि मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूं। भाई, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं, मैं एक तजियाकार हूं, जर्नलिस्ट हूं। मैं जो देखता हूं वही कहता हूं। मैंने बिल्कुल कहा था कि 31 मई को लोग निकलेंगे, लोग निकले हुए हैं। अब ये तो नहीं कि कोहाट से बंदा चले और अटक फ़ौरन पहुँच जाए, या मानसेरा से बंदा चले तो अटक फ़ौरन पहुँच जाए, या स्वात से चले। वो काफ़िले निकले हुए हैं, आपको खबरें आ जाएंगी कि अटक पुल पर लोग जमा हो गए हैं। वो ये नहीं था
कि 31 मई का नाश्ता उन्होंने अटक पोल पे करना है। भाई वो अपने अपने इलाकों से निकले हुए हैं, वो पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए सियासतदानों ने आपस में एक मुआहदा किया था मिसाक जमहूरियत, वो नवाज शरीफ ने तोड़ा था। आज पीपल्स पार्टी से पूछ रहे वो किसने मुआहदा तोड़ा था। तो ये सियासतदान तो हमारे इकट्ठे नहीं होते। लोग निकले हैं जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो आपने कहा है अभी कि मैंने इल्जाम लगाया है कि आप पीटीआई के नुमाइंदे की वाली बात की, असी तो कल नीसा बोले जो सन 24 साल की जर्नलिज्म तो बात किया सी, मुस्लिम लीग नून के तर्जमान असी नहीं सी बोले, तुम एक सेकंड च बोल पे हो। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अभी तक की है सलमान भाई ने, उसने कहा रास्ता क्यों नहीं निकल रहा। वो पकड़े बात उसकी गुफ्तगू में। यस, रास्ता कैसे निकलेगा सायरा बानो, जो आप कह रही थी अभी, रास्ता निकलेगा जब अमेरिका और यूरोप से जो फायरिंग हो रही है उसको बंद कराए ना। आपको तो अदालतों पर इत्मीनान नहीं है, आप अदालतों से इंसाफ लेते हैं, स्टैब्लिशमेंट से आपने जाके बात करनी है, उन्होंने आपसे बात नहीं करनी। आपको कैसे इंसाफ दे? सड़कों पर आने से मिलेगा? सायरा जी, आपको इंसाफ मिलेगा जब आप फायरिंग बंद करेंगी यूरोप से। जी सायरा जी। एक खबर तो अंसार अब्बासी की भी है ना कि ना कोई डॉक्टर से मुलाकात हुई है, कोई ब्रेक थ्रू का भी इम्कान नजर नहीं आ रहा। सायरा जी, ये भी ऐड कीजिएगा उसमें। ये तो सही। अभी अजीब बात है कि वो आप कह रहे हैं कि कल तो आप 3 सहाफियों के बयानात को ऑन नहीं कर रहे थे। यहाँ पर अगर कोई बात करता है आप उसको छोड़ें, आप ये सोचें, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमती रवैया क्या है। कल आपने कहा कि आप उन सहाफियों के नाम नहीं लेना चाहते, मैं वहीं पर ही अटकी हुई हूँ। वो कौन होते हैं इस किस्म के बयानात स्टैब्लिशमेंट के ऊपर के नाम लगाकर एक पार्टी के लिए बोलना कि नफरत फैली हुई है, नो मोर और पता नहीं ही इज डन और इस किस्म के बयानात, तो वो भी फिर अपना मुंह बंद कर लेना। फिर एक सूबे की वजीर आला जो बार बार याद करवाती हैं कि ये जो 10 मई था वो छोटा था, 9 मई ज्यादा बड़ा था, वो तो बोल रहे हैं कि आप उनकी फुटेजेस दे दें और उसका फैसला करवा लें। पीटीआई कोई दुनिया से अनोखी चीज या इस पीडीएम की तरह अनोखे लाडले तो है नहीं कि जो खिलन को चांद मांग रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि जो अदालती कार्रवाई कर दे इन जजेस के साथ नहीं जो आपने 26वीं तरमीम के साथ के बाद ला। सायरा जी, क्यों फंस गया आपके ज़हन में ये साफी फंस गए हैं? हाँ, आप अमेरिका यूरोप से जो ट्विटर हैंडलर हो रहा है बानी चेयरमैन का, उस पर गौर नहीं कर रही आप। वहां से जो फायरिंग हो रही है टक 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 टक, वो क्या है? लो, तो ऐसे तो फिर आप बाकी पार्टीज के भी देखें तो उसमें भी आप, मैं बता रही हूँ ना, आपने पहले मुझे तो जवाब दे दे। मैं यूरोप अमेरिका तो बात जाऊंगी, पहले मुझे अपने घर का तो ये कचरा ना बैठने दें कि कौन आता है जो यहाँ पर आके बात करता है। तो आप मुझे बताएं, बार बार यही बात मैं कर रही हूँ कि फिर दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है। 670 दिन 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, एक पार्टी का लीडर जेल के अंदर है, बताएं जिसके आप केसेस नहीं लगने दे रहे। आप एक हमारा वजीर तो सलमान भाई ने कह तो दिया है कि रास्ता कैसे निकलेगा, लेकिन उसने बात खत्म कर दी है। देखिए बात यह है कि सीज फायर जो है वो सिर्फ पीटीआई ने नहीं करना। देखिए सीज फायर जो है, देखिए आवाम को तो बताएं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सीज फायर है वो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर हुकूमत के लोग भी बैठ के पीटीआई की क़यादत पर लान तान करेंगे तो फिर सीज फायर नहीं होगा। फिर हुकूमत जब जो बोलेगी उसका रद्द-ए-अमल पीटीआई की तरफ से आएगा, पीटीआई जो बोलेगी उसका रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से आएगा। तो जब तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर नहीं आएगी दोनों तरफ से, आप कैसे सीज फायर की तरफ जा सकते हैं? अभी तो हम एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पॉलिटिकल स्कोरिंग की वजह से सारे हालात खराब हो रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जो इस वक्त हमें कौम के अंदर यकजहती नजर आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पोलराइजेशन की तरफ जा रही है और ये ज्यादा खतरनाक रुझान है। इसलिए सीज फायर करने के लिए हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी और संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ये सेगमेंट भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। सायरा जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी आखिर में? बस क्या ऐड करूं, आपने कहा पॉलिटिकल मैच्योरिटी, तो वो कौन दिखाएगा जब एक कोई भी, वो कहते हैं कि मुल्क में जितने भी इदारे हैं उनके टॉप से लेकर नीचे तक सब मतलब एक का वो निशाना एक सियासतदान होंगे। आपने सियासतदान को ही गंदा और बुरा बना के पेश करना है तो फिर ठीक है, फिर जब गंदे हैं तो फिर वो भी फिर इसी किस्म की हरकतें होंगी। पहले पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि मुक्तदर हल्के हैं वो अपने अंदर लेकर आए, फिर आप किसी आम वर्कर जैसे वो व्हाट्सएप कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका पहुंच जाए कि वहां पर बैठे आप उनको फिर आप तनकीद का निशाना बनाए। यहाँ पर जितने बड़े 3 सेकंड सियासतदान आपस में बैठ जाए, ये गंदे नहीं,
अगर नहीं बैठेंगे तो फिर गंदे होंगे। तो बात सारी इतनी ही है कि सीज फायर से जिस गुफ्तगू का आगाज किया है ये होगी या नहीं होगी। मसला ये नहीं है कि चल क्या रहा है, मसला ये है कि आपसी मामलात को हल किस तरह से करना है। क्योंकि ठीक है, सीज फायर की जहां बात करते हैं, 2019 में इख्तिताम जिस तरह से हमने देखा पाक भारत जंग का, 2025 में देखा, लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि इससे बाहर निकलने के बाद ये मईशत को मुस्तहकम किस तरह से करना है, हमने कर्जों पर इन्हिसार को कम किस तरह से करना है, मुल्क को फलाह की तरफ किस तरह से लेकर जाना है, उस पर काम करने की इस वक्त जरूरत है। और मुफाहमत की सियासत की तरफ देख रही है इस वक्त पूरी कौम। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे भारतीय आबी दहशतगर्दी, सफारती यलगार, शिकस्त का भी इकरार। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं भारतीय आबी दहशतगर्दी की। तो भारतीय आबी दहशतगर्दी, सफारती यलगार, दूसरी तरफ शिकस्त का भी इकरार। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि दुनिया जब मौसमियाती तब्दीली से परेशान है, भारत ने पानी को नया हथियार बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक तरफ शिकस्त की शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ सफारती जंग की यलगार। लेकिन जो चीज़ सबसे अहम है वो है भारतीय दिफाई मंतक। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का कहना है कि अहम बात ये नहीं है कि कितने तैयारे गिरे, अहम ये है कि वो गिरे क्यों। सरकारी सतह पर यह पहला भारतीय इकरार है कि तैयारे तो गिरे हैं। दूसरी तरफ जहां भारत अफगानिस्तान में अपना घिनौना खेल खेल रहा है, वहीं पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो मजहर बरलात साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? इकरार आ गया है, हालांकि ताखीर हुई मगर अब साफ साफ दिख रहा है। ये इकरार तो मुनीज़े उस दौरान भी आता रहा जब जंगी कशीदगी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इंडियन अफवाज के नुमाइंदे, अगरचे वो मलफूफ इकरार करते थे। अब ज़रा वाज़ेह इकरार आ गया है। अब दुनिया ने भी देखिए उसके बाद बता दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया, इंटरनेशनल कुव्वतों को पता चल गया कि इंडिया हार गया है, लेकिन मोदी जी तो अभी भी नहीं मान रहे। खैर, दूसरी जो अहम बात है ना, मैं उस पर बात करूँगा जो आबी दहशतगर्दी है। देखिए पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं गया वर्ल्ड बैंक के पास। मैं हैरान हूँ कि 19 सितंबर 1960 में जो मुआहदा होता है कराची में, तो जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान और उनके दरमियान वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा मौजूद होता है और वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटर था। और जिस मुआहदे में वर्ल्ड बैंक गारंटर है, पाकिस्तान उस गारंटर को क्यों नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं पकड़ रहा, क्यों नहीं उसे कुछ कह रहा। अब जब आबी जा रही है तो अगर ये की इंडिया ने इसको जारी रखा, जो उसने बंद किया हुआ है हमारा पानी, देखिए ये सारे दरिया बुनियादी तौर पर तिब्बत से आते हैं। ये ठीक है कि ये जो 3 दरिया इंडिया ने पहले बंद कर रखे थे, रावी, सतलुज, ब्यास, ये हिमाचल से होते हुए आते थे, लेकिन ये जो 2 दरिया थे चिनाब और झेलम, ये कश्मीर से होकर आते थे। अब इंडिया हमें और धमकियां दे रहा है कि वो सिंध का पानी भी बंद कर देगा। देखिए अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में 2 दरिया है हमारे, काला दरिया और छोटा दरिया, उनका पानी 30 किलोमीटर पहले बंद कर दें तो सिंध में इतना पानी नहीं रहता। तो भारत को पाकिस्तान क्यों छोड़ रहा है? अब क्या हमारी सफारती महाज पर ये नाकामी नहीं कि हम वर्ल्ड बैंक को अभी तक बता ही नहीं सके, वहां अपना मुकदमा ही नहीं पेश कर सके कि हजूर जिसमें आप जामन थे वो मुआहदा तोड़ दिया गया। पॉइंट आ गया है सलमान साहब, क्या इसको मुकम्मल तौर पर सफारती नाकामी कहा जा सकता है? क्योंकि आप देखें कि इसहाक डार साहब ने भी IOMED में ये एजेंडा उठाया है कि दुरुस्त नहीं किया गया भारत की तरफ से पानी बंद करके। दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस पर बात की है। तो आपको क्या लगता है कि आप वाकई ये पाकिस्तान की सफारती नाकामी है? देखिए, बात नाकामी से ज़्यादा इस बात पर तशवीश होनी चाहिए कि हम आलमी फोरम्स पर क्यों नहीं जा रहे, जो मजहर बरलात साहब कह रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन मसला यह है कि भारत का मामला सिर्फ आबी दहशतगर्दी तक तो महदूद नहीं है। वो तो बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहा है, वो तो TTP के हवाले से भी दहशतगर्दी कर रहा है, वो तो अफगानिस्तान को फैसिलिटेट भी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो है अपना कश्मीर के मसले पर भी दहशतगर्दी कर रहा है। कोई एक मसला हो भारत की दहशतगर्दी का तो उस पर गुफ्तगू की जाए। हमें बुनियादी तौर पर एक मजमूई तौर पर अपनी सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, एक रीजनल नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें हमें यह साबित करना पड़ेगा कि भारत जो है
उसके जो अज़ाइम हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाजुर में बल्कि पूरी रीजनल पॉलिटिक्स के लिए ख़तरनाक अज़ाइम उनके वो रखते हैं। इसके ऊपर हमें अब देखिए ना 57 के करीब अफराद हैं जो भारत ने मुख्तलिफ सफारतकारी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हैं। हमें भी बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। मैंने उस दिन भी कहा था अपोजिशन हमें इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही, आपको अपोजिशन को शामिल करना पड़ेगा। अपोजिशन में बड़े अच्छे लोग हैं, मौजूद हैं, उनको साथ लेकर चले, एक नेशनल जिसे कहते हैं यकजहती का मुजाहरा करें। हमें बड़ी प्रोएक्टिव एग्रेसिव किस्म की सफारतकारी की ज़रूरत है। उस पर जितना ज़्यादा हम अपना काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें नताइज मिल सकेंगे। आज इस वक्त अगर इंडिया आलमी दुनिया में प्रेशर के अंदर आया हुआ है और आलमी दुनिया भारत के नैरेटिव को कबूल नहीं कर रही, तो हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए ना। अगर हमने इस मौके को जाया कर दिया तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा, रियासत पाकिस्तान का होगा, उन इशूज का होगा। अब कश्मीर इतना बड़ा हाईलाइट हो गया इशू, अगर हमने उसके ऊपर काम नहीं करना और सिर्फ लफाजी करनी है तो बात आगे नहीं चल सकेगी। इसलिए मुझे लगता है कि एक नेशनल नैरेटिव दरकार है इस रीजनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान को उसको बेस करके अपनी सफारतकारी के खतूत जो है वो तैयार करने होंगे। ठीक कह रहे हैं आप। मैं चाहूँगी कि शहजाद हसन भट्ट साहब आप इस पर भी रहनुमाई फरमाएं। आप देखें कि अमरीकी सदर का बयान भी आया है, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी भारत के नापाक अज़ाइम के ऊपर बात की है, तो भारत को तो आलमी सतह पर हजीमत उठाना पड़ रही है। एग्री हूँ आपसे, जो बात बरलास भाई कह रहे थे, इकरार वो भी एग्री हूँ, इकरार भी है, एतराफ़ भी है। भारत के त्यारे तबाह हुए, उन्होंने मान भी लिया, सवामी ने भी मान लिया, जो बीजेपी के रहनुमाया उसने भी मान लिया, 5 त्यारे, सारी बातें ठीक है। लेकिन मोदी और वजीर दफा राजनाथ की धमकियां और भड़के जो है वो बढ़ती जा रही है। अब मसला क्या है? मसला ये है, ज़रा गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हमारे जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब है उन्होंने फरमा दिया है कि हम पाकिस्तान और भारत की सरहदों के बाद फौजें, ये दोनों तरफ से होता है कि फौजें वापस हो रही है, इसका मतलब है कूल डाउन हो रहा है। अब बात यह है कि पाक भारत जंग में किसी भी मुल्क ने भारत की हमायत नहीं की है। हाँ जी। द होल क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, जिनको आप तनकीद बराए तनकीद आपने कर रहा है। और भारत तो वो मुल्क है जो कि कभी भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन ममालिक को मुंह नहीं लगाता था, आज वो उसको शटअप कॉल दे रहे हैं। कलामी की माजरत शहजाद भट्ट साहब, लेकिन ये सारी बयानबाजी आपको भी पता है कि बाद में आनी शुरू हुई है। जब मामला गर्म था तब कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहे थे। 20 सेकंड और लूंगा, आपने जो मेरे काटे हैं। जी प्लीज। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोलंबिया में गया है भारत, तो कोलंबिया ने क्या कहा है? बात की है पाकिस्तान की, उठो भी शटअप कॉल। तमाम सफारतकारी ठीक चल रही है और पाकिस्तान जीत रहा है। आपका मसला सिर्फ ये है कि आपके भाई को रोटी दे दी जाए ना, अच्छी कुकड़ देसी जो खाते हैं वो उनको दे दी जाए, फिर आप कहते हैं मुल्क बल्ले भी बल्ले। अगर रोटी उनकी खराब दी जाए आप कहते हैं मुल्क डाउन जा रहा है। मसला ये है। मुनीज़े सर, थोड़ी हैरत हुई है मुझे ये रोटी वाली बात से। ये रोटी देने का ट्रेंड कहाँ से आया, मुझे याद करवाइएगा प्लीज। मुनीज़े, लड़ाई कुकड़ दी है सारी। अगर उनको देसी कुकड़ ना मिले, वो बिरयानी के पार्सल्स, वो जो डब्बों वो तो गरीब लोगों की बातें हैं ना। बरलास भाई अक्सर इमरान खान को मिलते थे चौधरी साहब के साथ, इनको पूछे, वो जब प्लेट खाते थे 2-4 दफा मैं भी इमरान खान को मिला हूं। एडी वड्डी कुकड़ा दी प्लेट याद है ना बरलास भाई, 6 पट वो कल्ले ही खाते सी, कभी आज तक आपको खिलाए उन्होंने? अच्छा, सायरा जी ने सर मुझे खिलाए नहीं। बट साहब ठहर जाए ना, सायरा जी क्या हुआ, क्या परेशानी है? मैं हाँ ये बयानात सुने थे मुर्गे वाले, नून लीग वाले, पता नहीं कितने भूखे हैं कि मुर्गे खाने को कितनी बड़ी नेमत समझते हैं। और आप मुझे बात सोचिए कि यहाँ मुल्क में अभी हम कौन सी गुफ्तगू कर रहे थे, मगर भट्ट साहब ने कमाल वो क्या कहते हैं महारत से उसका रुख खाने पीने की तरफ मोड़ दिया। अभी बात चल रही थी, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हम पहले 2-3 प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे कि अच्छा जी इंडिया को हजीमत उठाना पड़ी, ठीक है उठाना पड़ी, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर वो जो प्रॉक्सी वॉर की बात चल रही थी हमारे यहाँ, आप हमें प्रोग्राम में डिस्कस किया था, उसका क्या आप यहाँ पर ड्रोन हमले होते हैं उसकी कोई बात नहीं होती। कल दिन दिहाड़े जिला सोराब में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां, एक हमारे मुल्क का मतलब वो जो एडीसी साहब है उनको शहीद कर दिया गया, 7 मासूम शहरी जान से गए, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। सिफारतकारी कौन सी, मतलब क्या उन लोगों को क्या यहाँ के मामलात या चीजें नहीं पता? जैसे बरलास साहब ने और आबिद साहब ने कहा कि जो अब सिफारतकारी है वो पानी के मामलात पे होनी चाहिए। चनाब में 51,000 क्यूसेक कम पानी है। अभी मुझे बताएं कि फिर हम बात करते हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक लेंगे। भाई कब? पानी नहीं है।
अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि ग्लेशियर पिघले और इस गर्मियों के में बारिशें और फिर सैलाब हो और फिर ये मामला 6-8 महीने के लिए दब जाए, तो खुदा के लिए आवाम का ख्याल ना सही, अपनी कॉर्पोरेट फार्मिंग का ख्याल कर ले कि वो दरिया सिंध का पानी रोक के कैनाल्स बन के वो फार्मिंग होनी थी। तो जो मामलात हैं, ये आप अगर कह रहे हैं कि कोई चीज सफारती ये सारी हो रही है, तो कहाँ हो रही है? शहजाद हुसैन भट्ट साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन मैं डिबेट ओपन करती हूँ। अच्छा। आप ऐड करें। मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाह रहा हूँ, इंतहाई काबिल एहतराम सलमान आबिद साहब है, इनको सिर्फ ये पूछ ले कि भारत नहरें निकालने, नए डैम बनाने जिसको कई साल लगने हैं, उसके बगैर पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? पूछ ले। मुनीज़े मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब कैसे फरमा रहे हैं कि इंडिया पानी नहीं रोक सकता। भाई उसने पानी रोका हुआ है। exactly, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जब उन्होंने नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट को निशाना बनाया था तो हमारे पास मौका था, हमें एक जवाब फराहम हो गया था। हमें भी चाहिए था कि हम माधोपुर डैम तबाह करते और इंडिया का वाहिद रास्ता कश्मीर को जाने वाला भी काट देते और उनका वो जो नाजायज डैम उन्होंने बनाए हुए हैं वो तबाह कर देते। तो उन्होंने तो जवाब फराहम किया था, ये हमने नहीं किया। पता नहीं हमने क्यों नहीं किया, हमें कर देना चाहिए था। कैसे मरने से, जुल्म सहने से बेहतर है उसके खिलाफ जंग करें, खड़े हो जाएं। सायरा जी, भारत ने ऑल पार्टीज के साथ ये 32 ममालिक में 53 रुकनी टीमें जो भेजी है ना, क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता? पाकिस्तान जाहिर वो तो अपना वो करे, पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर जंग कह लें या वो, उस पे हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फतह नसीब हुई है। पूरी दुनिया ने देखा है, फैक्ट्स फिगर हर चीज है कि त्यारे बनाने वाले मुल्क ने भी माना और जिनसे गिरे उन्होंने भी माना। अब बात ये हमारी बका की है। सबसे ज्यादा जो अच्छा इस वक्त हॉट इशू है, जो अभी मेरे साथियों ने बात की है, ये पानी का सिंध तास मुआहदे को आप इसको दोबारा वो करें, वर्ल्ड बैंक को एंगेज करें। बाकी जितनी भी ये जो माहौलियाती टीमें हैं, ये जो बड़ी जो बात करते हैं कि आगे 2050 में पाकिस्तान का क्या होगा, इवन सिंध का आप ले लें तो सुना है कि 2040 तक तो यहाँ पूरा कराची शहर पानी के जेरे आब आ जाएगा। तो इन तमाम चीजों पे हमें इस पॉलिसी को देखना चाहिए, बजाय कि खाम खामे 6 दफा अजरबैजान के सदर ने $2 अरब की सरमायाकारी 6ठी दफा वो कर रहे हैं, मगर ला कुछ नहीं रहा। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट भी आ गया। सारी बात ये है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से इस एजेंडे को अगर वर्ल्ड बैंक में उठाया जाए, आप चनाब में देखें कि जो पानी का बहाव है वो आधी % तक आ चुका है, तो इसके इशारे जो हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे। वक्त अच्छा है, पोलराइजेशन कम हुई हुई है, जाती जो दुश्मनियों का मामला है उसको साइड पर रखकर अगर मुल्की मुफाद में इकट्ठे होकर इस मामले को उठाएं तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वेलकम बैक नाजरीन, और खुशी का मौका है। अरशद नदीम ने एक बार फिर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि 50 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अरशद नदीम 1973 के बाद एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 1973 में पाकिस्तान ने फिलिपाइन में होने वाले मुकाबलों में जेवलिन थ्रो और 800 मीटर के गोल्ड मेडल जीते थे। 800 मीटर का गोल्ड मेडल मोहम्मद यूनुस और जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अलादाद ने अपने नाम किया था। इस फतह से जो आज पाकिस्तान दो चार हुआ है, पाकिस्तान में एक जश्न का समा है, तमाम पाकिस्तानी खुश दिखाई दे रहे हैं। सायरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शहर कायद में इसकी क्या फेस्टिविटी देख रही हैं आप? जी बहुत वो कहते हैं कि जब वो पहले उन्होंने वो किया था कि वो तो एक ऐसा मौका था और ऐसा वो लम्हा था कि वो कहते हैं कि हर पाकिस्तानी उसकी आंख अश्क फाड़ती और वो बहुत फख्र का लम्हा था। वो लम्हा अभी भी याद आता है तो वो कहते हैं कि सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तो यही है कि पाकिस्तान में इन्होंने ये किया। तो मैं सच बता रही हूँ, तो मुझे इस गेम का पता चला। हाँ, नेजाबाजी के ऐसे सुनते थे, बट ये कि जिस तरह अरशद कि कोई सहूलत भी नहीं, वो जो नाम आसाद हालात में और सारा वो किया जीत, ये क्रेडिट उनको जाता है। और मेरी जो अरबाब इख्तियार हैं और जो इस मिनिस्ट्री के और काफ़ी सारे बाकी जो लोग हैं कि भाई ऐसी स्पोर्ट्स को यहाँ पर अगर हमारे सिंध में लियारी में देखा जाए, फुटबॉल टीम को, वो भी हमारी मतलब ये कि
बड़े वो कहते हैं ना कि क्राइसिस का और सियासत का शिकार हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को ऊपर वो रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि चले बाकी चीज़ों में ना, लेकिन खेलों के मैदान में हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे हीरोज हैं जिनका हमें नहीं पता चलता, लेकिन ये कि वो कोई भी खेल का मैदान हो, वो स्विमिंग हो, चेस हो, घुड़सवारी हो, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने नाम रोशन किया है। तो खुशी का सलमान आबिद साहब, देखिए बात यह है कि अरशद नदीम की ये दूसरी दफ़ा एक बड़ा तारीखी मार्का जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट है और छोटे इलाकों के अंदर टैलेंट है, छोटे सूबों के अंदर ये टैलेंट है। अगर हमारी हुकूमत खेलों की सही सरपरस्ती करे और सिर्फ क्रिकेट पे तवज्जो देने के अलावा बाकी खेलें जो मर रही हैं उनको जिंदा करने के लिए काम करे, तो आपको लगेगा कई अरशद नदीम पैदा होंगे जो मुख्तलिफ शोबे के अंदर, मुख्तलिफ खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। और ये देखिए, ये एक किस्म के जो हमारे खिलाड़ी होते हैं ना हर खेल के अंदर, ये हमारे एम्बेसडर होते हैं, ये हमारी शान बढ़ाते हैं, ये हमारा नाम बढ़ाते हैं, ये हमारे मुल्क की पहचान बनते हैं। और अरशद नदीम में वो कुछ कर दिखाया जो कि बड़े मुश्किल हालात में उसने अपना काम शुरू किया था। मुश्किल हालात में यानी कि उसके पास तो वसाइल ही नहीं थे, उसके पास तो वो स्टिक्स नहीं थी जिसकी उसको दरकार थी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो यहाँ तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर छोटे शहरों में बहुत टैलेंट है, उनको उजागर करें। मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद देता हूं। लोगों के पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज नहीं है। अभी इन्होंने लियारी की बात की है, सायरा ने, लियारी के अंदर जो बॉक्सर्स थे हमारे सारे के सारे बॉक्सर्स जो है ना बॉक्सिंग खत्म कर दी है हमने, फुटबॉल हमने खत्म कर दी है, अपनी स्क्वाइश हमने खत्म कर दी है, हॉकी हमने खत्म कर दी है। तो ये जो खेल हमारे इस वक्त खत्म हो गए हैं उनको जिंदा करने के लिए उन खेलों की सरपरस्ती करें ना, उस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें ताकि कई लोग निकले यहाँ से। जैसे पंजाब में पिंक स्पोर्ट्स हुआ, क्या कहेंगे शहजाद भट्ट साहब? देखिए जी, बात यह है कि अरशद नदीम की जो जेवलिन थ्रो है उसमें 86.40 के साथ उसने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है जी। एक दूसरा, अगर आप इसको 86.40 को कंपैरिजन करेंगे ना पिछली में पेरिस ओलंपिक्स में, तब भी उसने गोल्ड मेडल लिया था, तब उसने 92.97 मारी थी। अब बात यह है कि दो दफा वो उसने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, ये बात ठीक है। मियाँ चन्नू दे गाँव 15-101 ये पैदा होने वाला, जिसके पास ये भाईजान नेजा फेंकने के पैसे नहीं है, जिसके पास ये कुछ चीज नहीं है, उसने ये किया क्यों है? कि कोई जादू दी टोपी पाई से उन्हें? नो, उसके पास सिर्फ ईमान और जज्बे का सफर है था। ये ही सफर, ईमान और जज्बे का सफर, पाक भारत जंग में वड्डी 1 अरब जीतते ने उन्हें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी भारत को हरा दिया। कैसे हरा दिया? जज्बा और ईमान। सायरा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। सायरा जी एक दफा फिर करें। क्या बोला? प्लीज सायरा। जब आपकी बात सही है, मतलब बिल्कुल हम बहसते मुसलमान, हमारा जज्बा और ईमान होना चाहिए। जो बाकी यूरोपियन कंट्री अमेरिका उन्हें ईमान कितों आ गया। मेहनत तुसी कह लो, हुण तुसी फिर मजहबी टच हर चीज इच ना पाया करो ना भाई। बात ही मैं यही साबित कर रहा हूं कि मियां चन्नू में बंदा जो उसने इतनी कामयाबी हासिल की, उसका जज्बा और ईमान की ताजगी, पुख्तगी, और इसी तरह भारत में जो हम जीते वो भी यही। अच्छा, अब इसका सारा क्रेडिट आपके लिए मैं दे रहा हूं। ये विजन है शहबाज शरीफ का, ये विजन है मरियम नवाज का, जिसने, आ गई ना बात आपके मतलब की, जिसने मेरे कहने पे नहीं जाए, मैं को भारतीय साफी नहीं हूं, शोर डालना शुरू कर दूं। नो आर्गुमेंट। बरलास भाई को कह जाके पूरे पंजाब में चेक कर ले, क्या नए जनाब हर जगह स्टेडियम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बस करें। अब मुझे बरलास साहब की भी राय लेनी है। बरलास साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं शहजाद भट्ट साहब की बात से? देखिए, अरशद की जीत जो है वो पूरे पाकिस्तान की जीत है, मुबारक हो। लेकिन हमें इस जीत के मरहले पर, खुशी के मरहले पर ज़रा अपनी इस्लाह भी कर लेनी चाहिए। कराची में जितने ग्राउंड्स थे वो चाइना कटिंग की नज़र हो गए। लाहौर में 22 क्रिकेट ग्राउंड ख़त्म किए गए हैं। और ये देखिए कि ये जितनी फेडरेशंस हैं, हॉकी फेडरेशन है, स्क्वाश फेडरेशन है, फलाना है, पीसीबी है, जितनी फेडरेशंस हैं मुनीज़े निकाल लें आप, किसी सारा पैसा फेडरेशन के अहदेदार खा जाते हैं और प्लेयर्स भूखे मरते हैं। मैं कई दफ़ा ऐसे प्लेयर्स को जानता हूं जिन बेचारों के पास तो किराया भी नहीं था। तो फेडरेशंस की भी इस्लाह होनी चाहिए। जो प्लेयरों के नाम पर फेडरेशन के अहदेदार पलते हैं, ये क्यों नहीं कह रहे? और वो जो ग्राउंड्स गायब हुए हैं
वो क्यों नहीं बहाल हो रहे? कराची के लोगों का, लाहौर के लोगों का क्या कसूर है? जी इजाजत है? जी 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 प्लीज। मैं लाइव जा रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं बरला साहब को, कराची का मुझे नहीं पता, पंजाब में अगर पिछले दवार से इस दफा ज्यादा ग्राउंड स्टेडियम नहीं बने तो मैं आपका कसूरवार हूंगा। अच्छा, लेकिन ये बहस और तरफ जा रही। मैं आपको बता दूं कि सायरा जी आपका कमेंट मैं इस पर लास्ट लेना चाहूंगी। सियासी बहस है ही नहीं। मैं सायरा जी आपका लास्ट एक मिनट दे दे जी। बट साहब ये सियासी बहस नहीं है, ग्राउंड खत्म हुए हैं, आपकी आबादी कितनी बढ़ रही है, वो फिर आप आ जाएंगे। देखिए आपके अस्पताल भी आपकी आबादी को पूरा नहीं कर रहे, आपकी आबादी बहुत बढ़ गई है हजूर, आपके क्रिकेट ग्राउंड दूसरे ग्राउंड खत्म हो गए हैं। कह रहे हैं लेकिन सायरा बानो शाबाश देना चाह रही है शहबाज शरीफ के विजन को। सर नहीं नहीं, सायरा जी से खुद ही पूछ लें, आपकी गुफ्तगू के बाद उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया था। सायरा जी क्या वजह बनी थी? मतलब हर बात में मतलब ये आपका विजन है सर जी, फिर तो 10 चीजें हुई थी जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे था कि आपका विजन है सर जी। बस ऐसी बातें ना करें। फिर वो कहते हैं ना, आपने कहा कि ये जो खुशी का मौका है इसको खुशी का मौका ही रहने दे, फिर सियासत की तरफ ना चले जाए, वरना हम सिंध वालों के जो सीनों पर बहुत जख्म लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, हम तो पीसीबी को पंजाब क्रिकेट बोर्ड कहते हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते भी नहीं है। ठीक है, जिसके वजीर दाखिला और अपनों को ही नवाजा जाता है। सायरा जी बहुत शुक्रिया आपका। सलमान आबिद साहब आपका भी, मजहर बरला साहब और शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं क्योंकि आज हमारे लिए खुशी का मौका है इस पर यह कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की आन है आप, सबके दिलों की जान है आप, एशियन एथलेटिक्स की शान है आप, हर पाकिस्तानी की पहचान है आप, अरशद नदीम है आप। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।